चलिए अनलॉक करते हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स एनएसजी को। यह 1974 में स्टैब्लिश हुआ जब इंडिया ने स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट किया था और इसकी फर्स्ट मीटिंग 1975 लंदन में हुई और इसे लंदन क्लब भी कहा जाता है। यह न्यूक्लियर सप्लायर्स कंट्रीज का ग्रुप है जो कोशिश करता है न्यूक्लियर मटेरियल, टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट्स का एक्सपोर्ट ना हो। एनएसजी की गाइडलाइन बाइंडिंग नहीं है, इसके केवल वही सदस्य बन सकते हैं जिसने एनपीटी पर साइन किया हो। इंडिया इसका मेंबर नहीं है और ना ही इंडिया ने एनपीटी पर साइन किया है। इसी वजह से चाइना एनएसजी में इंडिया की एंट्री पर ऑब्जेक्शन करता रहा है। इसके अभी 48 मेंबर्स हैं। और चलिए अनलॉक करते हैं ऑस्ट्रेलिया ग्रुप को। यह एक इनफॉर्मल ग्रुप है जो कोशिश करता है कि किसी भी तरह के केमिकल या बायोलॉजिकल एक्सपोर्ट का हथियार बनाने में यूज़ ना हो। जब 1984 में इराक के द्वारा कुर्स्क पर केमिकल वेपन हमला किया गया तो उसके रिएक्शन पर 1985 में यह इस्टेब्लिश हुआ। इस ग्रुप का इनिशिएटिव ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया। ऑस्ट्रेलिया ही इसे सेक्रेटरीट प्रोवाइड करवाता है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप हेल्प करता है मेंबर्स कंट्री को कि वह केमिकल वेपन कन्वेंशन एंड बायोलॉजिकल टॉक्सिन वेपन कन्वेंशन को पूरा कर सकें। इंडिया इसका 43rd मेंबर 19 जनवरी 2018 में बना। चाइना, पाकिस्तान, ईरान, नॉर्थ कोरिया इसके मेंबर नहीं हैं। चलिए अनलॉक करते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम को, जो एक इनफॉर्मल एंड वॉलेंट्री पार्टनरशिप है 35 मेंबर्स कंट्रीज़ के बीच में, जो कोशिश करता है रोकने की मिसाइल और अनमैन्ड एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी जो 500 केजी पेलोड और 300 किलोमीटर से अधिक की टेक्नोलॉजी एमटीसीआर मेंबर और नॉन एमटीसीआर मेंबर्स के बीच में ट्रांसफ़र ना हो सके। यह G7 कंट्रीज़ के द्वारा 1987 में सेटअप किया गया। इसके सभी डिसीजन मेंबर कंट्रीज़ के बीच में कंसेंसस से होते हैं। 1992 में इसमें सभी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस को ऐड कर लिया गया। यह ट्रीटी लीगली बाइंडिंग नहीं है। इंडिया इसका 2016 में 35th मेंबर बना। चाइना इसका मेंबर नहीं है और मैप पर आप सभी कंट्रीज़ की लोकेशन देख सकते हैं। चलिए अनलॉक करते हैं वासेनार अरेंजमेंट को। यह 1996 में स्टैब्लिश हुआ। यह कंट्रोल करता है आर्म्स कन्वेंशन और डुअल यूज़ ऑफ गुड एंड टेक्नोलॉजी ताकि इसका दुरुपयोग ना हो सके। इसका सेक्रेटरीट ऑस्ट्रिया की वियना सिटी में है। यह इंटरनेशनल एंड रीजनल स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करता है। कोल्ड एरा के बाद यह कोऑर्डिनेटिंग कमेटी फॉर मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल का डेवलप वर्जन है। इसमें सभी डिसीजन कंसेंसस से होते हैं और यह नॉट लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। 2017 में इंडिया इसका 42nd मेंबर बना। चाइना इसका मेंबर नहीं है। मैप पर आप इनकी लोकेशन देख सकते हैं। चलिए अनलॉक करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आसियान को। ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई बैंकॉक डिक्लेरेशन 1967 से। इसके जो फाउंडिंग मेंबर थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। पोस्ट वियतनाम वार एंड पोस्ट कोल्ड वार अन्य 5 कंट्रियाँ इसमें शामिल हुई, जिसमें ब्रुनई 1984, वियतनाम 1995, लाओस, म्यांमार 1997, कंबोडिया 1999। आसियान डे ऑब्जर्व किया जाता है 8 अगस्त को। आसियान का जो सेक्रेटरीट है इंडोनेशिया जकार्ता में है। इसका मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। सेबू डिक्लेरेशन 2015 में आया जिसमें आसियान कम्युनिटी का गठन हुआ। आसियान कम्युनिटी के 3 पिलर हैं, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। जो इसका चार्टर है 2008 में फोर्स में आया है, जो कि एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। इसकी कंट्रीज़ को हम ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं। टीवी क्लिप MBBS, टी से थाईलैंड, वी से वियतनाम, सी से कंबोडिया, एल से लाओस, आई से इंडोनेशिया, पी से फिलीपींस, एम से मलेशिया, बी से ब्रुनई एंड बी से बर्मा एंड एस से सिंगापुर। चलिए अनलॉक करते हैं आसियान प्लस रिलेटेड टर्म्स के बारे में। आसियान प्लस 3 टर्म 1997 में स्टैब्लिश हुई जब आसियान कंट्रीज से नेगोशिएशन करने के लिए चाइना, जापान, साउथ कोरिया साथ में आए और इसे ही बाद में आसियान प्लस 6 कंट्रीज कहा गया जब इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया शामिल हो गए। ईस्ट एशिया समिट यह फर्स्ट टाइम 2005 में आई, इसमें जब आसियान प्लस 6 कंट्रीज़ के अंदर रशिया और USA को भी शामिल किया गया। आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग ADMM में आसियान प्लस 6 कंट्रीज़ हैं और ADMM प्लस में USA और रशिया को भी शामिल कर लिया गया। यह कंट्रीज आपस में सिक्योरिटी स्ट्रेंथ, डिफेंस कोऑपरेशन, पीस, स्टेबिलिटी और रीजन में डेवलपमेंट करना चाहते हैं। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो रिसेंटली में लॉन्च हुई, इसमें आसियान प्लस 5 मेंबर्स है और इंडिया ने अपने आप को इससे बाहर रखा है। आइए मैप पर इन सबकी लोकेशन देखते हैं। रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, USA, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड आसियान कंट्री। चलिए जानते हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP के बारे में। यह एक रीजनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो स्टार्ट हुआ था 10 ईयर्स अगो। उस वक्त इसमें 16 कंट्रीज थी, आसियान कंट्रीज प्लस इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। यह फाइनलाइज हुआ नवंबर 2020 में। RCEP में अभी 15 कंट्रीज हैं क्योंकि इंडिया ने अपने आप को इससे बाहर रखा है, क्योंकि इससे इंडिया के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। मेन रीज़न चाइना की वजह से अनफेयर कंपटीशन एंड नॉट ट्रांसपेरेंट ट्रेड है। RCEP इंडिया के फ्यूचर में पार्टिसिपेट करने के लिए ओपन रहेगा
और ये प्रेजेंट करता है थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल पॉपुलेशन 29% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को। इसका ऑब्जेक्टिव है मॉडर्नाइजेशन, म्यूचुअली बेनिफिशियल एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप रीजन में करना। इसके चैलेंजेस हैं सेंट्रलिटी ऑफ वन कंट्री, लिमिटेड सक्सेस ऑफ ट्रेड ब्लॉक्स, बॉर्डर इशू विद चाइना, एग्जिस्टिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज। और आप कंट्रीज की लोकेशन मैप पर देख सकते हैं। चलिए जानते हैं एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक के बारे में। यह एक रीजनल इकोनॉमिक फोरम है जो 1989 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। इसका एम क्रिएट अ ग्रेटर प्रोस्पेरिटी फॉर द पीपल ऑफ द रीजन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। हाल ही में मलेशिया ने इसकी मीटिंग होस्ट की थी जिसमें पुत्र राज्य विजन 2040 को अडॉप्ट किया गया और यह विजन बोगर गोल्स को रिप्लेस करेगा। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, बट इंडिया को 2011 से ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है क्योंकि इसके सभी मेंबर्स पैसिफिक ओशन से बॉर्डर टच करते हैं, बट इंडिया नहीं करता। और ये रिप्रेजेंट करता है 59% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी एंड 49% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। अगर इंडिया इसे ज्वाइन करता है तो इसे बेनिफिट होगा ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ने का और एशिया पैसिफिक रीजन में बार्गेन करने का। इसके टोटल मेंबर्स 21 कंट्रीज हैं जिन्हें आप मैप पर देख सकते हैं। चलिए जानते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में। इसके मेंबर बे ऑफ बंगाल के लिटरल एंड एडजेसेंट एरिया में लोकेटेड है। यह 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन से बीस्टेक यानी बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के रूप में बना। इसे 1997 में बिम्स्टेक के रूप में रीनेम किया गया जब इसमें म्यांमार को शामिल किया गया, यानी बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बट इसे 2004 में रीनेम किया गया एज अ बीम्स्टेक जब इसमें नेपाल एंड भूटान को ऐड किया गया, यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के रूप में। इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश की ढाका सिटी में है। यह साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया रीजन के मध्य ब्रिज का काम करता है। आइए मेंबर्स कंट्री की मैप पर लोकेशन देखते हैं। इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड। चलिए जानते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के बारे में। एससीओ एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका ओरिजिन शंघाई 5 ग्रुप के रूप में 1996 में डीपनिंग मिलिट्री ट्रस्ट इन बॉर्डर रीजन ट्रीटी के रूप में हुआ था। 2001 में जब शंघाई 5 ग्रुप में उज्बेकिस्तान को शामिल किया गया तो इसे एससीओ कहा जाने लगा। एससीओ का चार्टर 2002 में साइन हुआ और 2003 में फोर्स में आया। इसका हेडक्वार्टर चाइना की बीजिंग सिटी में है। एससीओ की ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज़ एंड रशिया है। 2017 में एससीओ की अस्ताना समिट में इसे इंडिया एंड पाकिस्तान ने ज्वाइन किया। इंडिया ने 2020 में एससीओ की समिट होस्ट की। रिसेंटली ईरान इसका मेंबर बना है। इसका परमानेंट ऑर्गन रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है जिसका हेडक्वार्टर उज्बेकिस्तान की ताशकंद सिटी में है और यह अगेंस्ट है टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म के। आइए कंट्रीज़ को मैप पर देखते हैं। रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड चाइना। चलिए जानते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स टर्म इमर्जिंग इकोनॉमिक कंट्रीज के लिए जिम ऑनलाइन ने दिया था। ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसकी फर्स्ट समिट येकाटेरिनबर्ग में रशिया में हुई थी। सेकंड समिट ब्राज़ीलिया ब्राज़ील में हुई थी जिसमें साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया गया था। सिक्स समिट फोर्टेलेजा ब्राज़ील में हुई जिसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक को इस्टेब्लिश किया गया जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। इसकी लेटेस्ट समिट 2022 बीजिंग चाइना में हुई। नेक्स्ट समिट टीबीएस साउथ अफ्रीका में होनी है। आइए ब्रिक्स कंट्रीज़ की लोकेशन मैप में जानते हैं। साउथ अमेरिका से ब्राज़ील, अफ्रीका से साउथ अफ्रीका, एशिया से रशिया, चाइना एंड इंडिया है। चलिए जानते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में जिसे ब्रिक बैंक भी कहा जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाने का सुझाव इंडिया द्वारा दिया गया था। इसे ब्रिक्स की 6 समिट में इस्टेब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर चाइना के शंघाई शहर में है। कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट टर्म न्यू डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड है जो कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को पूरा करने के लिए है। ईच मेंबर हैज़ अ 1 वोट। ऑल यूएन मेंबर इसके सदस्य बन सकते हैं। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट के.वी. कामत थे एंड सेकंड प्रेसिडेंट जो कि रिसेंट के भी हैं मार्कोस प्राडो ट्राइजो हैं। फाउंडिंग मेंबर ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं और करंट मेंबर इसके ब्रिक्स कंट्रीज़ प्लस बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट, उरुग्वे हैं। आइए इन्हें मैप पर देखते हैं। ये ब्राज़ील, उरुग्वे, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, यूएई, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, रशिया। चलिए जानते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में। यह बैंक आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट जो कि मल्टीलेटरल ट्रीटी है के द्वारा इस्टेब्लिश हुआ। इसका हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग शहर में है। वोट बेस्ड ऑन साइज ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट शेयर होल्डर चाइना एंड सेकंड शेयर होल्डर इंडिया है।
ऑल मेंबर्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक इसके सदस्य बन सकते हैं। उर्जित पटेल अपॉइंटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट। इसकी फर्स्ट मीटिंग चाइना के बीजिंग शहर में हुई। थर्ड मीटिंग इंडिया के मुंबई शहर में हुई। एशिया के बाहर फर्स्ट मीटिंग लग्जमबर्ग में हुई। G7 से यूके फर्स्ट कंट्री था इसे ज्वाइन करने वाला। यूएसए, जापान एंड मैक्सिको इज़ अ नॉट मेंबर ऑफ इट। 2020 डेटा के अनुसार इसमें 103 कंट्री इसके मेंबर हैं एंड 79% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन एंड 65% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है। चलिए जानते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। एशियन डेवलपमेंट बैंक दिसंबर 1966 में इस्टेब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला सिटी में है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से असिस्टेंट 1986 में प्राप्त की थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक का एम एशिया पैसिफिक रीजन में सोशल डेवलपमेंट, रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ करना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक में 68 मेंबर हैं जिसमें से 49 एशिया से हैं। अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अशोक लावासा को प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशन एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक में सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर जापान का है, उसके बाद यूएसए, चाइना एंड फोर्थ नंबर पे इंडिया है। एशियन डेवलपमेंट मेंबर्स की मैप पर लोकेशन आप देख सकते हैं। चलिए जानते हैं इप्सा के बारे में। यह इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका डायलॉग फोरम है जो इन तीनों देशों के बीच में एक ट्राइलेटरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है जो साउथ साउथ कोऑपरेशन को बढ़ावा देगा। इसका गठन ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया शहर में जून 2003 में हुआ जब इन तीनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक हुई और ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन पारित हुआ। इप्सा का कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। इप्सा के लीडर्स की 5th समिट 2011 में हुई और अभी 6th समिट इंडिया होस्ट करेगा। इनके द्वारा इप्सा फंड भी इस्टेब्लिश किया गया जो हेल्प करेगा गरीबी और भुखमरी को ख़त्म करने में। इस फंड को यूएन ऑफिस और फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन द्वारा मैनेज किया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव गरीबी एवं भुखमरी को ख़त्म करना, साउथ साउथ कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है। इसके तीनों मेंबर्स मल्टी कल्चर, मल्टी इथनिक, मल्टीलिंगुअल एंड मल्टी रिलीजियस नेशन है। मैप पर इनकी लोकेशन देखते हैं, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील। चलिए जानते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका आइडिया फर्स्ट टाइम नवंबर 1980 में आया था। इसके फाउंडिंग मेंबर्स फर्स्ट टाइम 1981 में श्रीलंका के कोलंबो सिटी में मिले थे। ये स्टैब्लिश हुआ सार्क चार्टर के द्वारा 1985 में। इसका हेडक्वार्टर नेपाल के काठमांडू सिटी में है। सार्क कंप्राइज 3% ऑफ वर्ल्ड एरिया, 21% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 3.8% ग्लोबल इकोनॉमी। सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल सार्क कंट्रीज की एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है। इसका ऑफिस पाकिस्तान में है। साफ्टा 1995 में एंड साफ्टा 2016 में एग्रीमेंट से हुआ। इसके ऑब्जेक्टिव वेलफेयर, इकोनॉमिक पीस, इंट्रा रीजनल को बढ़ावा देना है। आइए मेंबर कंट्रीज की मैप पर लोकेशन देखते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। चलिए जानते हैं द साउथ एशियन सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में जिसे सेसेक भी कहा जाता है। यह 2001 में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल की रिक्वेस्ट पर एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इसे असिस्ट किया गया फॉर फैसिलिटेटिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग देम्स। यह एशियन डेवलपमेंट बैंक का इनिशिएटिव है। मालदीव्स एंड श्रीलंका ने इसे 2014 में ज्वाइन किया एंड म्यांमार ने इसे 2017 में ज्वाइन किया। इसका सेक्रेटरीट फिलीपींस की मनीला सिटी में है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर में बेस्ड है। इसके ऑब्जेक्टिव हैं इम्प्रूव क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी, बूस्टिंग ट्रेड एंड स्ट्रेंथिंग रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। आइए देखते हैं सेसेक कंट्रीज़ की मैप पर लोकेशन। इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव्स। चलिए जानते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के बारे में। इसे 2015 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट ने पेरिस क्लाइमेट चेंज समिट में लॉन्च किया था। यह अलायंस है सोलर रिच कंट्रीज जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच लोकेटेड है। इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। ISA का मिशन सोलर रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू हर घर बिजली पहुंचाना है। ISA को UN जनरल असेंबली में ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त है। ISA को डायरेक्टर जनरल के द्वारा हेड किया जाता है और इसका टर्म 4 ईयर्स और यह रिइलेक्टेड भी हो सकता है। ISA का इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जो वर्ल्ड बैंक द्वारा असिस्ट है। ISA सोलर टेक एंड एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर जो सोलर एनर्जी में प्रोग्रेस करने के लिए मेंबर्स कंट्री के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोग्रेस पर वर्क करता है। मैप पर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच लोकेटेड कंट्रीज को देख सकते हैं। चलिए जानते हैं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA के बारे में। इसे एस्टेब्लिश करने का आइडिया इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ने प्रपोज किया था। इसे मार्च 1997 में एस्टेब्लिश किया गया। इसका सेक्रेटरीट मॉरिशस की इब्निन सिटी में है। यह एक ट्राइपेट नेचर एसोसिएशन है जिसमें गवर्नमेंट, बिजनेशियन एंड एकेडमिशियन पार्ट लेते हैं और यह बेस है ओपन रीजनलिज्म पर। इसके 6 प्रायोरिटी एरियाज हैं: मैरीटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, फिशरीज मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, एकेडमिक एंड साइंस कोऑपरेशन, टूरिज्म प्रमोशन एंड कल्चरल।
2019 में इसकी मीटिंग आबू धाबी में हुई और यूएई इसका चेयरपर्सन है एंड बांग्लादेश इसका वाइस चेयरपर्सन है फॉर 2019 टू 2020-21। इसके टोटल मेंबर्स 22 कंट्रीज हैं और यह इंडियन ओशियन के आसपास के देश हैं। चलिए जानते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD के बारे में। यह एस्टेब्लिश हुआ 1977 में अंडर एजिस ऑफ यूनेस्को। AIBD एक रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर मलेशिया के कोलालमपुर सिटी में है। इसके फाउंडिंग मेंबर ITU, UNDP, यूनेस्को एंड ABU है। इसके टोटल मेंबर कंट्रीज 26 हैं जो एशिया पैसिफिक रीजन में लोकेटेड हैं और इंडिया भी इसका मेंबर है। हाल ही में इसकी 47th जनरल कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुई है और इंडिया को नेक्स्ट ईयर के लिए भी इसकी प्रेसिडेंसी दी गई है। ऑब्जेक्टिव है वाइब्रेंट एंड कोहेसिव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एनवायरनमेंट इन द एशिया पैसिफिक रीजन और ये प्लेज करता है टुगेदर सस्टेनेबल ब्रॉडकास्टिंग पर। चलिए अनलॉक करते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC को। यह 1981 में इस्टेब्लिश हुई। GCC का सेक्रेटरीट सऊदी अरेबिया की रियाद सिटी में है। इस काउंसिल के सभी मेंबर अरेबियन पेनिसुला पर स्थित हैं और इन सभी में सिमिलैरिटी है कि यह सेम जोग्राफिकल एरिया, सेम पॉलिटिकल सिस्टम, सेम रिलीजन बिलीफ को फॉलो करते हैं। इंडिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रीजन में लगभग 8 मिलियन इंडियंस माइग्रेंट एंड वर्कर्स यहाँ रहते हैं। GCC ने हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को शामिल करने का समर्थन किया है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में 6 मेंबर कंट्रीज़ हैं जिन्हें आप एक शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। क्यूबुक, Q से क्योतर, U से UAE, B से बहरीन, O से ओमान, K से कुवैत, S से सऊदी अरेबिया। फ्यूचर में जिन मेंबर्स को जोड़ने की बात चल रही है वो है यमन, जॉर्डन एंड मोरक्को। चलिए जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC। OPEC इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो बगदाद कॉन्फ्रेंस 1960 में इस्टेब्लिश हुई। इसके फाउंडिंग मेंबर ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुला है। इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना सिटी में है। ये सभी कंट्री के लिए ओपन है, बस वह सब्सटेंशियल ऑयल एक्सपोर्टर होनी चाहिए। इसका एम वर्ल्ड मार्केट में ऑयल सप्लाई ऑन सेट प्राइस मैनेज करना है। इसने 2019 में वर्ल्ड ऑयल आउटलुक रिपोर्ट लॉन्च की थी। OPEC प्लस रिसेंटली न्यूज़ में और यह रिप्रेजेंट करता है जो नॉन OPEC कंट्री क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं। OPEC में अभी 13 मेंबर्स हैं और कतर, इक्वाडोर, इंडोनेशिया ने इससे एग्जिट कर लिया है। चलिए जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट जिसे OECD भी कहा जाता है। OECD ओरिजिनेटेड इन 1948 एज OEEC एंड रीनेम इन 1961 जब इसे USA एंड कनाडा ने ज्वाइन किया। OECD इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और यह वर्क करती है इकोनॉमिक प्रोग्रेस और ग्रोथ इन वर्ल्ड ट्रेड। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस सिटी में है। OECD के मोस्टली मेंबर्स हाई इनकम इकोनॉमीज है। OECD UN का परमानेंट ऑब्जर्वर है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। यह रिपोर्ट पब्लिश करता है गवर्नमेंट एट अ ग्लांस 2017 रिपोर्ट, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक, OECD बेटर लाइफ इंडेक्स। OECD ने हाल ही में द लॉन्ग व्यू सिनेरियो फॉर वर्ल्ड इकोनॉमिक टू 2060 लॉन्च की है। इसके 38 मेंबर्स हैं जिसे आप मैप पर देख सकते हैं। चलिए जानते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में। यह एस्टेब्लिश हुई आफ्टर ऑयल क्राइसिस इन 1974 इन पेरिस। इसका हेडक्वार्टर OECD के सेक्रेटरीट फ्रांस के पेरिस शहर में है। यह मेनली फोकस करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर। IEA का सदस्य बनने के लिए क्राइटेरिया है कि देश के पास क्रूड ऑयल का 90 दिन का रिजर्व होना चाहिए। वह देश OECD का मेंबर होना चाहिए। इंडिया, चाइना इसके एसोसिएट मेंबर हैं। हाल ही में इंडिया को इसका सदस्य बनने के लिए इनवाइट किया गया है। इसकी मेजर रिपोर्ट्स हैं वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव रिपोर्ट। IEA में अभी 30 सदस्य हैं। सदस्यों को डार्क ग्रीन कलर में और एसोसिएट सदस्य को पैरेट ग्रीन कलर में दर्शाया गया है। चलिए जानते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन G7 के बारे में। G7 का ओरिजिन 1973 के ऑयल क्राइसिस के बाद ग्रुप 5 की एक इन्फॉर्मल मीटिंग से हुआ। इटली ने इसे 1975, कनाडा ने 1976 में इसे ज्वाइन किया, तब इसे G7 कहा जाने लगा। जब 1997 में रशिया ने इसे ज्वाइन किया तब इसे G8 कहा गया। बट 2014 में रशिया द्वारा एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, तब रशिया को इस ग्रुप से एक्सपेल कर दिया गया और इसे वापस G7 कहा जाने लगा। G7 का कोई भी फॉर्मल चार्टर और सेक्रेटरीट नहीं है।
G7 की 1989 की पेरिस समिट में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन किया गया। G7 की 48 समिट 2022 में जर्मनी में हुई और इसमें इंडिया को इनवाइट किया गया और इस समिट में पार्टनरशिप ऑफ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट की बात की गई। All G7 countries and India is a part of G20. G7 represent 10% of world population, 31% of world GDP and 21% of global carbon dioxide emission. आइए G7 कंट्रीज़ की लोकेशन देखते हैं। कनाडा, USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान है। चलिए जानते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। FATF 1989 में G7 की पेरिस समिट में स्टैब्लिश हुआ। यह एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम्स एंड एड टू टेररिज्म को रोकने का प्रयास करती है। इसका सेक्रेटरीट OECD के हेडक्वार्टर पेरिस में है। इंडिया 2010 से FATF का मेंबर है। FATF में दो लिस्ट हैं, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान एंड ब्लैक लिस्ट में ईरान एंड नॉर्थ कोरिया को ऐड किया गया है। FATF में 37 मेंबर्स एंड 2 रीजनल बॉडीज़ हैं। FATF में हाल ही में टी राजा कुमार को 2024 तक के लिए प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। चलिए जानते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन G20 के बारे में। G20 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद स्टार्ट हुआ 1999 में। इसकी पहली बैठक बर्लिन जर्मनी में हुई। इसकी औपचारिक वार्ता 2008 में स्टार्ट हुई। फर्स्ट समिट वाशिंगटन DC में, 17 समिट 2022 में बाली इंडोनेशिया में होनी है, 18 समिट 2023 में इंडिया न्यू दिल्ली में होनी है। G20 ट्राइका से तात्पर्य है प्रीवियस, प्रेजेंट एंड नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ कंट्रीज़। G20 मेंबर्स देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, USA, मेक्सिको, साउथ अमेरिका में ब्राज़ील, अर्जेंटीना, अफ्रीका में साउथ अफ्रीका, यूरोप में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपियन यूनियन, एशिया में सऊदी अरेबिया, टर्की, रशिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया है। चलिए जानते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जब 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तो इसे ट्रीटी ऑफ वर्साई से इस्टेब्लिश किया गया। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। यह UN की फर्स्ट एफिलेटेड स्पेशल एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड की जिनेवा सिटी में है। 1969 में इसे नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया। यह UN की ओनली ट्राई पार्टी एजेंसी है जिसमें गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स साथ में आते हैं। इंडिया ने इसके 8 कन्वेंशन में से 6 को ही रेटिफाइड किया हुआ है। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रमोट कोर प्रिंसिपल राइट अ वर्क, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन एंड मैन, इम्प्रूव सोशल प्रोटेक्शन फॉर ऑल। इसके अभी 187 मेंबर स्टेट्स हैं। ILO ने हाल ही में मॉनिटर ऑन दी वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट का 9th एडिशन पब्लिश किया है। अदर रिपोर्ट्स ऑफ ILO, ग्लोबल वेजेस रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट। चलिए जान लेते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के बारे में। यह इस्टेब्लिश हुआ 1957 में। इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की वाइना सिटी में है। IAEA UN की एक स्पेशल एजेंसी है। इसे एटॉम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया इसका मेंबर है और इसके टोटल 171 मेंबर्स हैं। रिसेंटली 2019 में सेंट लूसिया ने IAEA को ज्वाइन किया है जो इसका न्यू मेंबर है। 2005 में इसे नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया और यह अपनी एनुअल रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को देता है। इसकी 2 पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, जनरल कॉन्फ्रेंस एंड बोर्ड ऑफ गवर्नर। IAEA न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिव्यू रिपोर्ट पब्लिश करता है और इसका ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड वाइड में सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन।